Hi guys, audible and visible. Hi guys, visible. Please response. Okay. So how are you guys? कैसे हो सब लोग? कोई नई पुरानी खबर? ऐसा कुछ जो आपको पता हो मेरे को नहीं पता हो और आपको लगता हो कि मेरे को पता होना चाहिए या सर को बताना चाहिए, ऐसा कुछ है किसी के पास? प्लीज फील टू फील शेयर विद द ऑल ऑफ अस. व्हाट डू यू थिंक? है कुछ ऐसा बताने के लिए? शर्माओ मत, बताओ बताओ, आराम से बताओ. किसी के पास कुछ भी नहीं ऐसा बताने के लिए? कुछ तो होगा यार, ऐसे कैसे? चलो मैं बताऊं या तुम लोग बता रहे हो? कोई बता रहा है कुछ? इनिशिएट कर रहा है कोई? है किसी में थोड़ा कॉन्फिडेंस पब्लिक में कुछ बोलने का? बोलना तो वैसे ही नहीं, तुमको तो टाइप ही करना है. बोलते हो? कोई भी नहीं है? कुछ तो बताओ यार, ऐसा कुछ जो सबको सुन के अच्छा लगे. नो वन? कुछ भी बताओ. कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी. कुछ भी उठा के लो टॉपिक. कुछ भी. नहीं है बताने के लिए? व्हाट इज योर फेवरेट एनिमी? It's animation. Are you asking about animation? वेब सीरीज बिल्कुल देखते हैं भाई. वेब सीरीज नहीं छोड़ते. ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं है जो लगभग नहीं देखी हो. और कुछ? I have weak eyesight, just found that. Oh, that's not a good sign. Because आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो तो उसके लिए तो आपको आईसाइट्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा बाबा. बड़ी समस्या हो जाएगी जीवन में. बस दो तीन जने ही हैं जो बात कर रहे हैं. दूसरे बोर हो रहे हैं क्या? मजा नहीं आ रहा है? खाली पढ़ाई करनी है? कुछ तो बोलो. एनी सजेशन टू मेक इट स्ट्रॉन्ग? भाई गूगल करो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस. बहुत सारे आईसाइट्स को स्ट्रॉन्ग करने के. लाइक देयर आर सो मेनी आसन्स आर देयर, एक्सरसाइज आर देयर. हाय हेलो. एंड डू यू वॉच वन पीस? यस, आई वॉच वन पीस. आज क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ाई पे आएंगे ना यार, बिल्कुल आएंगे. थोड़े आने दो लोगों को, थोड़ा माहौल बनेगा फिर आराम से पढ़ेंगे. बिल्कुल बताएंगे थोड़ी देर में क्या क्या पढ़ेंगे. आज जो पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है. मशीन लर्निंग में बहुत काम आने वाला है और कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग और थोड़ा और इंक्रीज होने वाला है.
ओके, तो इसलिए। और क्या था, हाँ सजेशंस तो गूगल करो, बहुत कुछ मिलेगा, यूट्यूब पे भी बहुत है। ओके, अब व्हाट इज माय हॉबी। सो हॉबी तो एक्चुअली अगर देखें तो यार ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं। हॉबी की अगर बात करें तो सोचना, थिंकिंग। सोचना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ओके लेट मी, ओके अनेबल एंड डिसेबल द वीडियो। हाँ बिल्कुल है ना, बस स्टार्ट कर देते हैं अपन एक बार, क्योंकि तुमको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे। तो ये देखो पोल्स क्वेश्चंस आ गए हैं आपके पास। ठीक है, आज मैं सब एक साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, फटफट आंसर देना है आप सबको। ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट में मैं सब बंद कर दूंगा। ठीक है, 2 मिनट में आपको आंसर्स देने हैं। चलो, नाउ वीडियो इज फाइन। अब अटक तो नहीं रहा है ना। ओके, तो जल्दी जल्दी पोल्स खत्म करो। आज पब्लिक काफी कम है और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 मिनट और है पोल के, उसके बाद में पोल के रिजल्ट्स बता देंगे अपन। आपको मस्त एक बात बताता हूँ मैं आज। पॉज, लास्ट वन क्वेश्चन, 1 minute, till that I am publishing the results. ओके, ठीक है, पोल फिनिश। नाउ गाइस, मस्त बात बताता हूँ आपको। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्लास का एजेंडा और स्टार्ट करते हैं। थोड़े और स्टूडेंट्स को एक बार आ जाने दो, अभी 50 हुए हैं।
पोल्स डन, क्वेश्चंस ऑल डन? कैसे लगे क्वेश्चंस? और असाइनमेंट के बारे में आप सबको पता चला? असाइनमेंट्स लाइव हो गए हैं कॉपी पे? प्लीज रिप्लाई इन द Q&A सेक्शन. असाइनमेंट्स 1 2 वीक 1 2 3 आ गए हैं. आपको coffee.io पे जाके आप असाइनमेंट टैब में देख सकते हैं. और आपको विदाउट गूगल यूज करें आपको असाइनमेंट करने हैं, कोई गूगल यूज नहीं करेगा. ओके गाइस, चलो अब लैपटॉप कौन कौन से आते हैं मार्केट में? HP, डेल, लेनोवो. ओके, HP, लैन, HP, डेल, लेनोवो. ठीक है, आसूस, एसर, मैक. ठीक है, ये मेन जो मार्केट में आते हैं लैपटॉप्स. ठीक है, अब इन सब के पास प्रोसेसर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटेल के. ठीक है, इंटेल जो अभी चल रहा है i3, i5, i7, प्लेटिनियम. ठीक है, प्लेटिनियम P400, P600, वॉट एवर द P सीरीज आर देयर. ओके, अब जो सबके प्रोसेसर है वो तो सबके इंटेल के ही हैं. ठीक है, किस किस को पता है कि अभी मैक ने प्रोसेसर निकाला है खुद का विद द नेम M1? पता है सबको? किस किस को पता है बताइए? यस, M1 चिप निकाली है, सबको पता है लगभग. ओके, नो. ठीक है, तो मैं बताता हूँ. एप्पल ने अभी तक एप्पल का जो लैपटॉप था वो खुद का, हार्डवेयर खुद का, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद का. अब उसने क्या किया पिछले साल, अभी की बात नहीं है, पिछले साल उसने M1 चिप निकाला. उसके अंदर उसकी खुद की चिप है, मतलब इंटेल नहीं यूज होगा अब उसके लैपटॉप में. ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद का हो गया. ठीक है, लैपटॉप भी उसका खुद का ही है. अब इंटेल की जगह उसकी खुद की चिप लगेगी उसमें. ओके, M1 चिप, जिसने उसने उसको नाम दिया M1 चिप. अब बहुत डिस्कशन हुआ M1 चिप पे, बहुत कुछ हुआ, ये अच्छा है ये बुरा है. ठीक है, सबके प्रॉन्स एंड कॉन्स होते ही हैं. ठीक है ना, उसमें अपने को नहीं पढ़ना है. एक इंटरेस्टिंग बात है जो सीखने लायक है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, जो सीखनी चाहिए स्पेशली एप्पल, गूगल, फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनीज से, वो ये है M1 चिप इम्प्लीमेंट हो गई. ठीक है, अभी करंटली अगर गूगल पे आप जाके देखोगे या किसी के पास M1 चिप का लैपटॉप है तो आप देखोगे तो उसमें कूलिंग सिस्टम जो है, जिस फैन होता है जो कूलिंग सिस्टम वाला, वो नहीं है उसमें. ओके, दूसरे लैपटॉप्स में जो इंटेल वाले हैं उन सब में फैन है. ठीक है, क्यों होता है फैन? क्योंकि जो प्रोसेसर होता है वो जब प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है. अदरवाइज ब्लास्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए कूलिंग सिस्टम सब में होता है. बट M1 चिप में फैन नहीं है, कूलिंग सिस्टम भी नहीं है. ये तो मतलब सोचने की बात है ना, इतनी बड़ी कंपनी ने फैन लगाया ही नहीं. कैसे, क्यों नहीं लगाया? लेकिन फिर भी M1 चिप की जो परफॉर्मेंस है उसने सबको बीट किया है. ठीक है, क्यों नहीं लगाया, कैसे नहीं लगाया, कैसे किया, वो उसका काम है. अपने को क्या समझना है वो समझो. ठीक है, और क्या सीखना है वो अपन समझते हैं. ओके, वो ये है, इंटेल आया था 1968 में. ठीक है, 1968. ओके, अब अपन बात करें मैक की तो मैक इतना पुराना नहीं है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, जो एप्पल कंपनी, मैक तो सॉरी उसका प्रोडक्ट है, एप्पल कंपनी जो इतनी पुरानी नहीं है. ठीक है, इंटेल कंपनी जो है उसका कोर क्या वर्किंग, क्या कोर वर्किंग, ओनली प्रोसेसर बनाना. ठीक है,
ओनली प्रोसेसर बनाना, ठीक है। उसने स्टार्ट इसी किया मैं प्रोसेसर बनाऊंगा, और अभी तक वो प्रोसेसर के नाम से ही जाना जाता है। आप भी इसलिए जानते हो इंटेल, क्योंकि उसके प्रोसेसर आते हैं i3, i5, i7, i11, i9, वॉट एवर इट इज, ओके। लेकिन एप्पल का ये काम नहीं है ना। एप्पल को अपन कैसे जानते हैं, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। आईफोन है, ठीक है, मैकबुक है, मैकबुक के अलग अलग वेरिएंट्स है, ठीक है ना, वॉचेस हैं, एयरपोर्ट्स है, तो उसके वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। फिर भी उसने जब M1 चिप बनाई, उसको उस लेवल तक का बनाया कि वो बीट कर सके इंटेल के प्रोसेसर। वो सोचने वाली बात है, मैं रिपीट करता हूँ वापस, कि इंटेल जो एक्चुअली ओनली चिप ही बनाता है, और प्रोडक्ट जो एप्पल के हैं वो अलग अलग वेरिएंट में है, फिर भी उसने जब M1 चिप बनाई तो उसकी परफॉर्मेंस को उसने इतना बीट किया कि कूलिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है ये, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। रीजन, भाई सोचो, थोड़ा सा सोच के देखो कि मतलब एक ऐसी कंपनी को उसने बीट किया है जो सालों से 1968, अभी चल रहा है 2022, 32 ईयर्स वहां पे, 22 ईयर्स यहाँ पे काउंट करूं तो मेरे पास होता है 55 ईयर्स, 54 ईयर्स। 54 ईयर्स से कोई एक कंपनी खाली एक ही चीज बना रही है, उसके बाद भी एप्पल ने, ठीक है ना, एप्पल ने उसको बीट करा। एप्पल कब आई थी, लेट मी जस्ट कंफर्म द नंबर, 2019 में, हाँ 19 में था, 1976, हाँ 1976 में आई थी। वो आई थी 1968 में, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। फिर भी इसने बीट करा। अब क्यों करा पता है, उसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेन जो रीजन है, जो हर प्रोडक्ट में देखा जाता है, इनके हर प्रोडक्ट को उठा लो, गूगल के भी सारे एप्लीकेशंस को उठा लो, बोला जाता है गूगल जो प्रोडक्ट्स बनाता है, जो एप्लीकेशंस, जो वेबसाइट्स कुछ भी बनाता है, अलग लेवल की बनाता है। एप्पल का भी यही सेगमेंट है, उसको भी काफी, मतलब यानी काफी अप्रिशिएट मिलता है मार्केट में। रीजन, इसका रीजन क्या है? हाई लेवल ऑफ द रिसर्च। टाइम कंज्यूमिंग है ना उनका, जो ज्यादा से ज्यादा वो रिसर्च में जाता है, डेवलपमेंट में कम जाता है। वो इतने लेवल की रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसमें इतना बजट उनका इतना हाई रहता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और इतने सुपर डुपर माइंड्स को बुलाते हैं, हायर करते हैं, एडवाइस करते हैं, कुछ भी बोलो, उनको इन्वॉल्व करते हैं कि आप रिसर्च करो, हमको ये बनाना है, ठीक है ना, मेरे को ये फोन बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, और मार्केट से हम कैसे अच्छे हो सकते हैं, और देखो हम नया क्या कर सकते हैं। गॉट इट? तो सबसे ज्यादा टाइम वो देते हैं रिसर्च में, एक लेवल का टाइम देते हैं, ठीक है। तो अब इससे लर्निंग क्या मिलती है? कुछ भी करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, डोंट फॉरगेट टू डू द डीप ड्राइव एंड लाइक हाई लेवल ऑफ द रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जितना रिसर्च कर सकते हो उतना करो, जितना रिसर्च कर सकते हो। गॉट इट? ये सबसे बड़ी लर्निंग है जो आपको यूज करनी चाहिए, और आपको हर जगह यूज करो ना। इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे जा रहे हो, कोई कंपनी है आपको हायर कर रही है, उसने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब क्वेश्चंस देखो, कंपनी के बारे में पढ़ो, कंपनी के एम्प्लॉयज हैं लिंक्डइन पे मिलेंगे, वहां पे जाके देखो कि कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या होता है कंपनी में, क्या नहीं होता है, एक लेवल की रिसर्च। अब पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो मशीन लर्निंग का, तो उसके अंदर इतने चले जाओ, इतने चले जाओ कि कुछ बचे ही नहीं उसके अंदर। एक ऐसा टॉपिक कोई भी उठाओ, इतने लेवल की रिसर्च होनी चाहिए कि फिर उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, आपको कोई हरा नहीं सके, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो रिसर्च पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। एक बार रिसर्च अच्छी होगी ना, तो डेवलपमेंट की टेंशन ही नहीं होगी। चीज का हमेशा ध्यान रखना। अपन लोगों का क्या सीन है, ठीक है, अपन इम्प्लीमेंटेशन में भागे जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते, टॉपिक्स छूटते जाते हैं पीछे। क्यों? क्योंकि अपने को रेस लगानी, ठीक है, अपने को रेस लगानी है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो लाइफ होती है ना,
वो 100 मीटर या 400 मीटर रेस नहीं होती, वो मैराथन होती है। आपको कंटिन्यूअसली भागना है। मैराथन में कभी देखा है कि लोग फास्ट फास्ट भागते हैं? कभी देखा है क्या? नहीं देखा है ना। एक स्टडी स्पीड पकड़ लेते हैं, सॉरी, उसी स्पीड को लेके वो भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट मैराथन, नॉट द वन रेस लाइक 400, 600, 200, 100। नहीं, एक ही बार में नहीं जाना है, आपको भागते ही जाना है, आपको भागते ही जाना है। एप्पल है, कीप ऑन इनोवेशन करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, मोटिवेशन लेक्चर नहीं है आज। ठीक है, ये स्टडी है। एक्चुअली मैं कर रहा था कि कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाया, तो वहां से मेरे को ये सब पता चला, तो मैंने कहा एक बार शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा और कुछ नहीं है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गॉट इट गाइस? तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि रिसर्च अलग लेवल पे होनी चाहिए, स्टडी अलग लेवल पे होनी चाहिए। ओके, अलग लेवल पे, कि आपको खुद को लगे भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो इससे ज्यादा कंटेंट है ही नहीं गूगल पे। गूगल तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है ना। एप्पल वालों के तो पैसे लगते हैं लोगों को बुला के काम करने के। गूगल पे थोड़ी पैसे लग रहे हैं तुम्हारे। तुमको तो आराम से बैठ के पढ़ना है। यूट्यूब पे भी फ्री है। जियो भी काफी इजीली मिल जाता है आजकल। 400, 500, 600 रुपए में तो अनलिमिटेड आ जाता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रहे, अलग लेवल की रिसर्च होनी चाहिए, अलग लेवल की एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लो। आज का एक टॉपिक उठा लो जो आज पढ़ाने वाले हैं, या कल का मैट्रिक्स उठा लो। मैट्रिक्स पे हर एक क्वेश्चन करो, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो तुमको खुद को ही मजा आएगा कि हाँ यार ये टॉपिक में तो मैं लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, लगा दूंगा या लगा दूंगी, वॉट एवर। ठीक है, तो आपको खुद को मजा आएगा। अदरवाइज तो यार ऐसे पेपर ही अगर पलटने हैं तो यार इजी लाइफ अगर करनी है तो ठीक है वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक्चुअल में अच्छा करना है, क्वालिटी अगर करनी है तो रिसर्च करनी पड़ेगी। क्वालिटी अगर नहीं करनी है तो रिसर्च की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। और एक और चीज बताता हूँ, एप्पल उस पोजीशन पे है, गूगल उस पोजीशन पे है आज की डेट में। अब उनको वहां पे बैठने के लिए कीप ऑन इनोवेशंस करने पड़ेंगे। कीप ऑन इनोवेशंस करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो नीचे आ जाएंगे। तो आपको एक बार वहां पे आप पहुंच गए इस लेवल पे, तो आपकी क्या हैबिट हो जाएगी। वहां पे एक बार आप पहुंच गए ना उस लेवल पे, आपकी हैबिट हो जाएगी पढ़ने की। अब जैसे मेरी हैबिट है, 5-6 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। 5 घंटे निकल के पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 6 घंटे निकल के पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता। संडे है, मंडे है, आज दिवाली है, होली है, कुछ काम है, कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसा कुछ करोगे तो मजा आएगा लाइफ में। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ तो सब जी रहे हैं, अपन भी जी सकते हैं। गॉट इट? अब इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करें, ठीक है? ये तो फिर ज्यादा बोरियत लगेगा लोगों को, कहेंगे आज ये क्या कर रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। डेटा साइंस के नाम पे मोटिवेशन लेक्चर हो रहा है। चलो कुछ क्वेश्चंस थे तो बताओ, नहीं तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा आज कुछ, इतना क्या बात है? सब सो गए क्या? इतना बुरा बोल रहा था मैं? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। चलो ठीक है, अगली बार कोई अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा बताने के लिए, ठीक है? चलो, अब पहले अपन देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या किया था। मैट्रिक्स करी थी, ओके, लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और अपन ने देखा था कि 1 सेकेंड, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने यही देखा था, क्या देखा था? लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा। मैट्रिक्स अपने को पता है जो डेटा होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में अपन सेव करते हैं रोज और कॉलम्स में, फिर अपन उसको एक्सेस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस, ट्रांसपोज, इनवर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो अपन ने मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, और रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो अपने को याद भी रखनी होती है। तो ये सारा मतलब अपन ने सीन देखा था। अब अगर अपन आज की बात करें तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग है और आपको खुद को वापस भी पढ़ना है। और मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से जाने के बाद एक्चुअल में सही सी बताना, कौन एक्चुअल में प्रैक्टिस करता है और पढ़ता है? प्लीज ऑनेस्टली आंसर देना, ऑनेस्टली बताइए। ठीक है, एक एक ही जना है क्या? ओके, दो, तीन, चार, पांच, बस पांच, छ, सात, आठ, नौ, बस 9 जने। चलो ठीक है, थोड़ा और आपको अभी करना है, ठीक है, थोड़ा और मेहनत करो बाबा। मजा नहीं आएगा, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो बहुत, एक बार की मेहनत है लेकिन लाइफ फिर सेट है, तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं अगर ये तुमने सब मतलब ध्यान से पढ़ लिया तो। भाई रिवीजन करोगे ना तो एक्चुअली पता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या है, मैं बताता हूँ, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फायदा ये है, पढ़ोगे तो तुमको क्वेश्चंस आएंगे, तुमको क्वेश्चंस आएंगे तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग वाले में मैं अवेलेबल नहीं हूँ वहाँ पे। तुम क्वेश्चंस कैसे करोगे बताओ? रिकॉर्डिंग में क्वेश्चंस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, डिस्कॉर्ड में अवेलेबल हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को तुमको ऐसे आंसर कर सकता हूँ ना, क्योंकि अवेलेबल हूँ। प्रैक्टिस वाले जब आप सेशंस पढ़ोगे तो उसमें अवेलेबल नहीं है, फिर अपन कैसे करेंगे? सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना लाइव क्लासेस का। इससे तो लाइव क्लासेस को हम पुश करते, नहीं तो मैं अगर रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पे डाल देता, तुमको शेयर कर देता, वहाँ पे आंसर्स कैसे रिप्लाई करोगे? डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे? तो डाउट्स रिजॉल्व ही तो करने हैं अपने को, और डाउट्स रिजॉल्व कब होंगे? जब अपन पढ़ेंगे। तो अब अपन बिल्कुल पढ़ेंगे सब ऑनेस्टली, ठीक है। आंसर्स के लिए मैं बैठा हूं तुमको देने के लिए, जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे हैं सबके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। स्क्रीन विजिबल गाइस? ओके, प्लीज रिस्पॉन्स। स्क्रीन ओके, विजिबल विजिबल, ओके गुड, थैंक्स। तो आज देखेंगे अपन व्हाट इज डेटा। ओके, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, हाउ टू शो द डेटा, measure of the central tendency using mean median mode, measure of the spread, random variable and normal distribution। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इतने क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज की डेट में भी अगर मैं इंटरव्यू देने जाता हूं ना तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन भी आते हैं इन सब के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अपन कल देखेंगे, आज अपन स्टैक्स देखेंगे, स्टैक्स देखेंगे, ओके। तो बाबा इनको पढ़ना है बहुत ढंग से, ठीक है, और बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई करूंगा जितना इजी कर सकूं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो ना, अपन आज ही क्लियर करेंगे कल, ठीक है, कल के लिए बिल्कुल नहीं रखना है, गॉट इट। तो इसलिए अपन इसको आज ही खत्म करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एंड ऑफ द सेशन दूंगा क्योंकि लंबा है, कि किसी एक ने पूछा है डेटा एनालिटिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है, लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। गॉट इट गाइस? बहुत ढंग से देखेंगे आज इसको, ठीक है। अगेन चीजों को इजी करने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा लिंक ढूंढा है जो आपको शेयर करूंगा मैं, अपन वहां से ही देखेंगे तो आपके लिए भी इजी, मेरे लिए भी इजी, क्योंकि अपन को समझना इंपॉर्टेंट है, कंटेंट गूगल पे ऑलरेडी है। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल गाइस?
प्लीज रिस्पॉन्स. ओके, थैंक यू. व्हाट इज डेटा? ओके, सबको पता है डेटा एक्चुअल में क्या है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, नंबर है, वर्ड्स है, मेजर है, ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी बोलो. ठीक है, वो डेटा है. अब अगर डेटा के टाइप्स की बात करें अपन, ठीक है, तो डेटा के टू टाइप्स होते हैं. ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में तो नंबर्स आते हैं, क्वालिटेटिव में आते हैं टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन. ठीक है ना, जो डिस्क्राइब करता है कुछ. बहुत ढंग से पढ़ेंगे, इस चीज का ध्यान रहे. हर चीज को मैं रिपीट करूंगा तो सब इधर ही ध्यान देंगे. ठीक है, गॉट इट. तो दो होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में नंबर्स, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है ना, और क्वालिटेटिव में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है जो कुछ डिस्क्राइब करती है. डिस्क्राइब कैसे करेगी? ऑब्वियस है, टेक्स्ट में ही करेगी ना, सिंपल. ठीक है, अब क्वांटिटेटिव में भी टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. ठीक है, अब डिस्क्रीट का जो यहाँ पे मीनिंग है वो ये है, एक पर्टिकुलर नंबर जिसको अपन होल नंबर बोलो. ठीक है ना, या एक 5, 6, 7, 8 एनीथिंग, बट एक नंबर होना चाहिए. डिस्क्रीट ए बी सी डी एक ही है. ठीक है, एक ही होना चाहिए. अब कंटिन्यूस में रेंज हो सकती है, डेसिमल वैल्यूज हो सकते हैं, 5 से 10 हो सकता है, 10 से 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कंटिन्यूस होगा. ठीक है, कि चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. अब जैसे पाई की वैल्यू कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट नहीं है. गॉट इट? यहां तक समझ में आया? डेटा क्वालिटेटिव, ओके, एंड क्वांटिटेटिव में दो, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. डिस्क्रीट में बहुत सिंपल है, अपन उसको बोलेंगे सर्टेन वैल्यूज है, होल नंबर है. कंटिन्यूस डेटा में अपन बोलेंगे विद इन रेंज है, पर्टिकुलर कोई रेंज है उसको. ठीक है, अब एक और चीज है जो और इजी करने के लिए, कि डिस्क्रीट जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है. डिस्क्रीट में ही हैज 4 legs, 2 brothers, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं. कंटिन्यूस डेटा को अपन मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये काउंट है ना. अब लेग्स तो मेजर में नहीं आएंगे ना बाबा, आएंगे क्या? नहीं आएंगे. तो मेजरेबल और काउंटेबल. काउंटेबल है तो डिस्क्रीट डेटा है, मेजरेबल है तो कंटिन्यूस डेटा है. इन वर्ड्स को आपको ये सेशन खत्म होने के बाद संडे का दिन, सैटरडे का भी दिन आपको देना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो आज से अपन पढ़ने वाले हैं और कल जो अपन ने लास्ट जो क्लास में पढ़ा था, वो सारी चीजें आपको मशीन लर्निंग में मिलेगी. इसलिए हर एक वर्ड का ध्यान रखेंगे अपन. डिस्क्रीट भी मिलेगा, कंटिन्यूस डेटा में वहां पे कीप ऑन यूज करूंगा वर्ड्स को. डिस्क्रीट डेटा है, ये कंटिन्यूस डेटा है, तो तुमको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है. गॉट इट? तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा. हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज 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 स्टे ट्यून विथ मी. ओके, कहीं और ध्यान मत देना. गॉट इट? डिस्क्रीट डेटा काउंटेड डेटा होता है, काउंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर होता है, होल नंबर होता है. ठीक है, कंटिन्यूस डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में है, रेंज में है, उसको मेजर कर सकते हैं, विद इन रेंज में है, कुछ भी बोलो. गॉट इट? ठीक है, डेटा है, हो गया अपना. अब डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ये किसके अंदर आता है? क्वांटिटेटिव में होता है. और अपन कोई डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में, तो क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे उसको. ठीक है, एग्जांपल्स में नहीं जाएंगे अपन. ठीक है, अब थोड़ा और अपन अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, शेयर करूंगा मैं आपके साथ, आराम से देखिएगा. ओके, काउंटिंग कार्स. ठीक है, आप बता सकते हो ना कितनी कार है वहां पे. ठीक है, तो वहां पर वो सीन आएगा कि वो डिस्क्रीट डेटा है. ठीक है, गॉट इट? यहां तक क्लियर? एक एक टॉपिक में मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि बहुत सीरियस हूं मैं. ठीक है ना, इन मामलों में कि अपने को अच्छे से करना है बहुत. ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर? डेटा दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. ठीक है, फिर उसके अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. डिस्क्रीट पर्टिकुलर नंबर, होल नंबर. ठीक है, और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नंबर, रेंज हो सकती है, उसको अपन मेजर कर सकते हैं और वहां पे अपन उसको काउंट कर सकते हैं. गॉट इट गाइस? आया समझ में? अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पिंग करेंगे सब. ठीक है, अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस और भी अगर है तो देख लेते हैं. अगेन डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेड, अपने को पता है.
कंटिन्यूस डेटा मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल। एग्जांपल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, बिल्कुल। वी कांट हैव द हाफ ए स्टूडेंट, हाफ स्टूडेंट नहीं हो सकता ना, आधा हो सकता है क्या, डेढ़ हो सकता है, ढाई हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ठीक है, गॉट इट। अब रिजल्ट्स ऑफ रोलिंग टू डाइस, वो भी अपना वैल्यूज में ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस डेटा कैन टेक एनी नंबर विद इन द रेंज, अपने को पता है, ठीक है भाई। द पर्सन साइड कुड बी एनी, किसी को अगर नहीं दिख रहा हो, लेट मी जूम इन, सो विजिबिलिटी इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। हो सकता है किसी को लग रहा हो सर जूम कर दो यार, तो लो भाई कर दिया। पर्सनल साइड कुड बी एनी वैल्यू, नॉट जस्ट सर्टेन फिक्स हाइट, फिक्स हाइट थोड़ी होती है, रेंज में होती है ना वो तो, या पॉइंटर्स में होगी जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट, लेंथ, काफी कुछ, ठीक है। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट अपना क्लियर। अब अपने को इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछो, अपने को बता देंगे अपन, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल डेटा ये देख लो, ठीक है। अपने को पता है एनालॉग समथिंग फिजिकल विद द कंटिन्यूस रेंज एंड मेड ऑफ द नंबर्स। फिजिकल रेंज, फिजिकल रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेशर होता है जो फिजिक्स में अपन यूज करते हैं, डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे क्योंकि इतना काम का अभी नहीं है अपने लिए, एडवांस स्टेक्स में आता है, ठीक है, गॉट इट। हाउ वी कैन हियर द डिजिट, एनालॉग में क्योंकि सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल पिक्चर्स होती है जो डिजिट्स में होते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, नंबर्स में होंगे और वो सिग्नल्स में होगा, एनालॉग डेटा। अब बारी आती है अपनी की जो डेटा होता है, ठीक है ना, उसको अपन, एक सेकेंड, अपन एक काम करते हैं ना, शो कैसे करेंगे, ठीक है। तो डेटा को शो करने के काफी तरीके हैं, ठीक है, काफी तरीके। यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। विजिबिलिटी सही है, किसी को कुछ लग रहा है कि विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, थोड़ा जूम इन कर दो तो अभी बता दो प्लीज, ठीक है। चलो चलते हैं। एक्चुअली वीडियो बार बार पॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको क्वालिटी इंक्रीज करनी है इसलिए, ठीक है। अब बार ग्राफ, बार ग्राफ एक ग्राफ है जो अपने को डेटा दिखाने के लिए हेल्प करता है, कैसे करता है, क्या करता है, आगे समझेंगे, लेकिन समझो देयर आर सो मेनी ग्राफ्स आर देयर, ओके। चलो ग्राफ्स की लिस्ट में तुमको बता देता हूँ। बार ग्राफ, पाई चार्ट, डॉट प्लॉट्स, लाइन ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी टेबल, कम्युनिटी टेबल, ठीक है, ये सब अपन देखेंगे। बार ग्राफ में देख लेते हैं। तो बार ग्राफ कुछ ऐसा है, मैंने बोला कि यार फेवरेट टाइप ऑफ मूवी, एक बंदा है कॉमेडी 4 नंबर, एक्शन 5, रोमांस 6, ड्रामा 1, साइंस फिक्शन 4, मेरा इसका बार ग्राफ बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस पे ये आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे ये आ जाएंगे, कॉमेडी का नंबर यहाँ डाल दिया, एक्शन का ये डाल दिया, तो ऐसा कर दिया बार ग्राफ, ठीक है। अपने को पता लग गया ना, ये बार है, ये बार ग्राफ है, ठीक है। अब इट इज रियली गुड वे टू शो द, वी कैन सी द टाइप्स ऑफ द लाइक एंड विच आर लीस्ट लाइक। अब लीस्ट लाइक इससे पता चलता है कि ये पीपल है जिन्होंने लाइक, अब लीस्ट लाइक अपन को किससे पता चलता है, ड्रामा। इससे अपने को नहीं पता चलेगा, पता चलेगा लेकिन अपने को देखना पड़ेगा, इससे अपन को पता चल गया भाई जिसका नीचे चल रहा है ये ड्रामा, ड्रामा लोगों को कम पसंद है। सबसे हाईएस्ट रोमांस, उसके बाद एक्शन, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो कॉमेडी है और साइंस फिक्शन है वो सेम है। तो इससे अपने को पता चला, ठीक है। तो ये बाहर ग्राफ है, इससे अपने को वैल्यूज का पता चलेगा। अगेन एप्पल, ऑरेंज, बनाना, कीवी फ्रूट, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, ये सब है, ठीक है। अब इसमें दो होते हैं, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। अब ये ऊपर आ गया वर्टिकल वाला, ये हो गया हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। ये ग्राफ है, बार ग्राफ में अपने डेटा डाल दिया, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब समझने वाली चीज है, ठीक है ना, वो आ रही है, अब समझना उसको। बार ग्राफ अपन कब यूज करते हैं, जब अपने पास कैटेगरीज होती है, इस चीज का ध्यान रहे। कैटेगरीज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा जब होगा, जब अपन बार ग्राफ यूज करेंगे, कोई लिखेगा नहीं, सब समझने में ध्यान देंगे, सारा लिंक, सारा डेटा, सब वीडियो आपको मिलेगा, कॉपी पेन अगर किसी ने रख रखी है, मोबाइल पे कोई कोई यूज कर रहा है, कोई कीपैड यूज कर रहा है, साइड में रख दो, अभी समझने में ध्यान दो, बस उसके अलावा कुछ नहीं, ओके। तो हिस्टोग्राम वर्सेस बार ग्राफ, कैटेगरीज में अपन उसको यूज करते हैं। बट अपने पास तो दो टाइप के डेटा है ना बाबा, कंटिन्यूस डेटा भी है और डिस्क्रीट डेटा भी है। तो जब कंटिन्यूस डेटा आएगा ना, तब अपन हिस्टोग्राम यूज करेंगे, गॉट इट। ये देखो हिस्टोग्राम, रेंज, कैटेगरी, डिस्क्रीट डेटा कैटेगरी को भी बोलते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ रेंज में आएगा तो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होता है।
तो ये दो चीजें अपने को याद करनी है। बार ग्राफ अपन कब बनाते हैं, जब अपने पास डिस्क्रीट और कैटेगरीज आती है। तुम्हारे पास कैटेगरीज आ गई, मूवीज की कैटेगरीज आ गई, ठीक है ना, इंडियंस का आ गया, कुछ भी आ गया, दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अब इधर तो बनेगा बार ग्राफ, ठीक है। रेंज आ गई, कंटिन्यूस डेटा, फटाफट से आप हिस्टोग्राम बना दो। रीजन सब आगे पता चलेगा, लेकिन दिमाग में अपने को रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझो, है ना, कितनी कॉलम्स है, ये मैट्रिक्स ही एक, ठीक है ना, 1 2 3 4 कॉलम, कितनी है, एक कॉलम, सॉरी 1 2 3 4 4 कॉलम्स 1 रो। जब आप आगे जाओगे तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उस समय ग्राफ्स ही आपकी हेल्प करेंगे और कोई हेल्प नहीं कर सकता दुनिया में, इसलिए उस चीज का ध्यान रहे। तो बार ग्राफ अपने को समझ में आ गया, हिस्टोग्राम भी अपने को समझ में आ गया है, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। ग्राफ कैसे बनते हैं ये सबको पता है, अपन उसमें नहीं उलझेंगे, ठीक है। पाई चार्ट, ठीक है, उससे पहले सब अंडरस्टैंड हो रहा है, किसी का कोई डाउट है, आस्क मी नाउ। समझ में आ रहा है? कुछ भी लग रहा है कि यार यार नहीं ऐसा है, पूछो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो, नहीं पूछो, अभी पूछो, बैठा हूं मैं सामने, तुम्हारे लिए ही हूं, बोलो गाइस, प्लीज रिस्पॉन्स। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब पाई चार्ट की बात करते हैं, ठीक है। पाई चार्ट सबको पता है, कॉलेज में, स्कूल में, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं बना है। सर्कल होता है, इसको डिवाइड करते हैं, कॉमेडी हो गया, साइंस फिक्शन हो गया, ठीक है ना। अब जो पाई चार्ट होता है वो भी कैटेगरी के लिए यूज होता है। जब आपके पास कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है, आपके पास किसी चीज की कैटेगरी है, आपको उसको परसेंटेज में दिखाना है, ठीक है, कि कौन सा परसेंटेज, क्यों, क्योंकि ये मिलके कितना बनता है, 100%। तो मेरे को देखना है कि यार परसेंटेज में मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि बाहर ग्राफ का तो परसेंटेज में तो दिखाना ही नहीं है, उसका तो काम क्या है कि वो बता देगा कि इस नंबर पे लाया कर रहा है, लीस्ट कौन सा है, मैक्स कौन सा है, ऐसा। परसेंटेज की बात करेंगे तो पाई चार्ट काम में आएगा, गॉट इट, ठीक है। मेरे को देखना है कि परसेंटेज क्या है, तो आप यहाँ पर तो कैलकुलेशन करोगे, फिर बनाओगे, अरे इतना टाइम किसके पास है, पाई चार्ट यूज करो बाबा, मस्त रहे, क्या टेंशन लेना जीवन में, ठीक है। तो जब परसेंटेज की बात आएगी तो अपन इसको यूज करेंगे विदाउट एनी टेंशन, ठीक है, गॉट इट। ये देखो स्टूडेंट ग्रेड्स आ गए, यहाँ पे ए परसेंटेज में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं। तो मैं बता सकता हूँ कि यार मतलब मैं डी में आया और डी में टोटल कितने परसेंटेज बच्चे थे, 7.5, ए में कितने थे, 14.3, तो अप्रोक्सीमेटली 14% बच्चे थे, ठीक है, स्टूडेंट्स थे ए में। तो अपने को पता चला किससे, पाई चार्ट से, तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, परसेंटेज में अगर आपको दिखाना है तो, गॉट इट, ठीक है। 3 ग्राफ हो गए अपने, बार, हिस्टो, ओके, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट, ओके। अब अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है, डॉट चार्ट, डॉट प्लॉट्स, ओके, ये डॉट प्लॉट्स है, ठीक है। अब ये देखो, ये डेटा अपन को दिखाना है डॉट्स को यूज करके, ठीक है। अभी देखो, इसको नहीं देखते हैं, ये थोड़ा ज्यादा सही है। ये डेटा है अपना, ओके, 0 पे कितनी वैल्यू है, 1 पे कितनी वैल्यू है, ठीक है। ये आगे काम आएगा जब अपन इनके कनेक्शंस करेंगे, तो अभी देख लो कि हाँ ये यूज में आता है, ओके, सिंपल, ठीक है। इसको अपन यूज करते हैं कंटिन्यूस में, अपन इसको यूज करते हैं कि अपने पास कंटिन्यूस वैल्यू है और कैटेगरी नहीं, डिस्क्रीट वैल्यू, क्योंकि डिस्क्रीट है ना, 0 पे 6, 1 पे 2, डिस्क्रीट है, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं है, तो अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ शेयर मार्केट में अगर आपने देखा हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ डेटा है, आप उसको यूज करते हैं यहाँ पे डॉट्स बना के लाइन चार्ट बनाने में, ठीक है। ये भी आपका कंटिन्यूस में डेटा में यूज हो सकता है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है, ठीक है ना, मोस्टली यूज वाले होने वाले बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, ठीक है, ये मेनली यूज होता है, ठीक है। अब स्कैटर प्लॉट को अपन अच्छे से देखेंगे, जो मेनली यूज होता है, scatter plot has a x and y points that show the relationship between the two sets of the data। ओ भाई, तो कुछ नई चीज बतानी है इन्होंने, ठीक है। अब अपन देखते हैं, इन दिस एग्जांपल अपने को ये पता चलेगा कि
कोई दो वेरिएबल है, टेम्परेचर C और आइसक्रीम सेल्स। टेम्परेचर अगर बढ़ता है या घटता है तो आइसक्रीम की जो सेल्स होती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको दो न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा है ना, दोनों, ये दोनों न्यूमेरिकल है, इन दोनों के बारे में अगर आपको पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि वो आएगा आगे चल के, बिल्कुल आएगा कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि रिलेशन क्या होता है ग्राफ्स के बीच में, सॉरी मतलब कॉलम्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है यहाँ पे, तो कौन से कॉलम का किसके साथ कितना रिलेशन है, तो वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो टूल्स होने चाहिए ना, तो वो टूल्स ही है जो अपन आज देख रहे हैं। तो स्कैटर प्लॉट, ठीक है, जो रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ द डेटा, टू सेट्स ऑफ द डेटा के बीच की अगर अपन बात करेंगे तो वो ये है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये देखो क्या पता चल रहा है इससे। ये देखो, ये है टेम्परेचर, ऐसा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, और सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखो ये वैल्यूज बढ़ रही है अगर तुम देखो तो। ठीक है, तो अपने को कुछ करना नहीं पड़ा, अपन ने तो डेटा लिया, स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर दिया, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, वो आगे अपन चल के देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी ये समझो कि अपन ने ये प्लॉट कर दिया। अभी देखो एक्स एक्सिस इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, वाई एक्सिस इंक्रीज कर रहा है सेल्स। जब अपन ने डेटा प्लॉट करा तो अपने को क्या पता चला, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो सेल्स है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये देखो इंक्रीज हो रही है सेल, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार। स्कैटर प्लॉट से तो अपन को 2 मिनट में पता चल जाएगा कि दो कोई पर्टिकुलर कॉलम है जिनके बीच का अपन को रिलेशन पता लगाना है कि ये दोनों आपस में इनका रिलेशन क्या है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो सेकंड भी उसके करस्पॉन्ड इंक्रीज होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा है, जब अपन डेरिवेशंस करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक चीज अगर कोई बढ़ रही है तो वो दूसरी चीज जो होगी उसकी करस्पॉन्ड कम होगी, एंड वाइस वर्सा, कि अगर एक चीज कोई अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज जैसे जैसे वो कम होगी वो ऊपर जाएगी और वो कम होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगेन बता रहा हूँ, कोई चीज अगर एक कॉलम अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड कॉलम भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगा, या एक कॉलम अगर कोई डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा कॉलम भी डिक्रीज होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब स्कैटर प्लॉट से मेरे को पता चल जाता है कि पर्टिकुलर रिलेशन क्या है, इनवर्सली है कि डायरेक्ट है। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट है तो मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, याद रखना ये चीज, आगे बताऊंगा मैं कब काम आएगी, अभी याद रखो। ठीक है, पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होता है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, लेकिन दो वेरिएबल, ठीक है ना, वो कौन से हैं, टेम्परेचर और ये वेरिएबल है। ठीक है ना, ये कॉलम्स बोल देते हैं अभी आपको समझाने के लिए, कि यहाँ पे जो ये कॉलम्स है, इन कॉलम्स की अगर मैं बात करूं, इनके बीच का रिलेशन, तो स्कैटर प्लॉट तब ही यूज होगा जब मेरे पास जो डेटा होगा वो होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट डेटा होगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा तो ही चलेगा। गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लाइन भी खींच लिया, मेरे को पता चल गया कि बेस्ट फिट लाइन यहाँ पर है, ट्रेंड लाइन, जैसे अपन खींचते थे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा या मतलब यानी ग्राफ में अगर आपने यूज किया हो तो अपन इससे पता चल जाएगा कि ये कैसा डेटा है। ओके, ठीक है, ये देखो, ये जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल राइज। ठीक है ना, अब देखो सी लेवल राइज का क्या है, टाइम के साथ में सी लेवल राइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक, ये एग्जाम्पल है, अभी लाइन है। ठीक है, अब देखना बहुत अच्छी चीज है ये लाइन है, ये डेटा है, ये लाइन चली गई। अब मैं बोलूं कि यार 10 से 26 का तुमने बता दिया, अब मैं बोलूं एक काम कर 21 का बता, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही कुछ बनाऊंगा, ये सीधा एक लाइन और ये एक सीधे लाइन। तो 21 टेम्परेचर पे, 21 डिग्री टेम्परेचर पे, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितनी सेल है, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के अलोन, यहां पे एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोन, और वैल्यू आ गई 480। गॉट इट, कुछ भी नहीं है कोई, ठीक है ना, कुछ भी, इतना कुछ भी नहीं है कि अपन को ज्यादा सोचना पड़े, तो इसलिए बहुत सिंपल है, अपन को पता है मैथमेटिक्स अपन ने बेसिक करी है ये। ठीक है, अब अगर आउटसाइड, ठीक है ना, ये कहां तक है, 26 तक है। अगर मैं बोलूं कि आउटसाइड 26 देखना है, कि यार मेरे को बताओ अगर 30 डिग्री टेम्परेचर या 29 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है तो सेल कितनी होगी, तो कुछ नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 29 की वैल्यू, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के अलोन, यहाँ पे ये वाई एक्सिस के अलोन परपेंडिकुलर, और वैल्यू निकल जाएगी, खत्म कहानी। इसको तो बोलते हैं डेटा साइंस। और क्या है डेटा साइंस? यही है बाबा डेटा साइंस, मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, मैथमेटिक्स में अभी अपन नहीं जाएंगे, मैथमेटिक्स के लिए अपने पास बहुत टाइम है अभी। ठीक है, गॉट इट? इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे वाला भी, इसलिए पूछो। कोई भी डाउट नहीं है भाई, इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूं मैं, मेरे को कभी कभी डाउट होता है, तुम लोग क्वेश्चन करा करो, कुछ भी क्वेश्चन करो, बस करो। मेरे को इतना नहीं है मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि तुमको डाउट ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है बाबा, कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा, निकालो दिमाग में से। बताओ, Q&A सेक्शन में सबको समझ में आया? सबको? बोलो यार, Q&A सेक्शन में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, खाली इमोजीज ही सेंड कर रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ तो बोलो। मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा नहीं तो फिर ऐसे यार। कुछ भी नहीं है ऐसा? सबको समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक पे इंक्रीज, नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, पक्का? चलो ठीक है। ओके, अब अपन कोरिलेशन की बात कर रहे थे, ऊपर मैंने बताया था। तो कोरिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, अपन वो देखेंगे कि टू कॉलम्स में आपस में रिलेशन क्या है दोनों में रिलेशन। जैसे अभी पता चला ना कि अपने को क्या पता चला कि बाबा ये बात तो बहुत पता चल गई, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो मेरी सेल्स, टेम्परेचर अगर वेदर का इंक्रीज होगा तो मेरी आइसक्रीम की सेल इंक्रीज होगी, अगर वो डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हुआ बताओ? किसी को कुछ पता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है वो? तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं जो दे रखे हैं। ठीक है, कोरिलेशन इज पॉजिटिव व्हेन द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग टुगेदर, कोरिलेशन इज नेगेटिव व्हेन वन वैल्यूज डिक्रीज एज द अदर इंक्रीज। इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको बोलेंगे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। अभी बताया था मैंने 2 मिनट पहले। तो कोरिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिखो मत, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, ये देखो, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, परफेक्ट मतलब वन वैल्यू, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1 से -1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, लो पॉजिटिव कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं है, लो नेगेटिव कोरिलेशन, हाई नेगेटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। तो ऐसे कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, ऐसा कुछ आ रहा है तो देखते पता चल जाना चाहिए, वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू से तो पता चलेगा ही कि 1 है तो मतलब पॉजिटिव, दोनों में बहुत कनेक्शन है, कि इन दोनों में बहुत कनेक्शन है, मतलब ये अपने को काम में आएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो काम में आएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, अब कोरिलेशन कैन बी नेगेटिव व्हिच मींस इज द रिलेशन दैट वंस वैल्यूज गोस डाउन एज द अदर वैल्यूज इंक्रीज। ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल तो चाहिए ना यार, एग्जांपल के बिना काम कैसे चलेगा जीवन में? अब देखो, कुछ कंट्रीज से बर्थ रेट दे रखी है और ईयरली प्रोडक्शन पर पर्सन। ठीक है, अब देखो, ये क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ईयरली प्रोडक्शन पर पर्सन का कंट्री वाइज दे रखा है और बर्थ रेट दे रखी है। तो जैसे जैसे, ठीक है ना, देखो, जैसे जैसे अगर वैल्यूज में इंक्रीज कर रहा हूं तो बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो पैसा जितना ज्यादा है, ठीक है, पर पर्सन के पास, उसकी जो बर्थ रेट है वो कम है। ये देखो, नेगेटिव, नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों? लाइन नीचे जा रही है, ये नीचे वाली कौन सी है, ये वाली देखो, है। ठीक है, गॉट इट? तो नेगेटिव कोरिलेशन, गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर? कुछ भी डाउट हो अभी बताओ प्लीज।
टेल मी, कुछ भी हो तो। क्लियर? ठीक है, ठीक है। पिक्टोग्राम से अपन नहीं देखेंगे, अपन हिस्टोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम अपने को पता था क्यों यूज होते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज में जब रेंज की बात आती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। ठीक है, इसने भी बोल दिया हिस्टोग्राम ग्रुप नंबर्स इनटू रेंज, और अपने को पता चल जाता है कि क्या रेंज में चल रहा है सीन। ठीक है, ट्री की हाइट, तो ट्री की हाइट देखो क्या सेंटीमीटर, और ये ट्रीज है, कितने ट्रीज हैं, कितने कितने की हाइट पे वो बैठे हैं। ठीक है, तो ये अपने को इससे पता चलेगा। ठीक है, नोटिस दैट्स कंटिन्यूस होता ही अपने को पता ही है, इसमें ज्यादा जानने की अपने को जरूरत नहीं है। कुछ काम का मिलता है तो देखते हैं। हिस्टोग्राम इज ग्रेट वे टू शोज द रिजल्ट्स ऑफ द हिस्टोग्राम कंटिन्यूस डेटा। तो आप लोगों को याद रखना है कि कंटिन्यूस डेटा दिखाते ही मेरे को बात करनी है हिस्टोग्राम की। ओके, रिलेशन अगर फाइंड आउट करना है तो स्कैटर प्लॉट की, कैटेगरी की बात करूं तो बार ग्राफ की। गॉट इट? ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम स्पेशल ग्राफ होता है, वर्टिकल कॉलम फ्रीक्वेंसी बताता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है अपन तो पहले वो फाइंड आउट करते हैं। ये कुछ स्कोर है, 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 एंड 5। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे ये है, जो 1 है वो कितनी बार है, 2 बार। जो 2 है वो कितनी बार है, 5 बार। 3 4 बार, 4 2 बार, 5 1 बार। तो फ्रीक्वेंसी है, मेरे को पता चलनी चाहिए ना। एग्जाम्पल, वीरेंद्र सहवाग ने कितने टोटल वंस लिए, टूज लिए, थ्रीज लिए, फोर लिए, फोर करें, ठीक है, और 6 लिए। तो वो कैसे पता चलेगा, इस फ्रीक्वेंसी टेबल में। यहाँ पे हिस्टोग्राम काम नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को टोटल नंबर चाहिए ना, कि वंस उसके कितने थे, टूज कितने थे, थ्रीज कितने थे, फोर्स कितने थे, और 6 कितने थे। तो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में काम आएगा इधर। ठीक है, अगेन अपने को पता है कि इसमें जो डेटा है वो अपना न्यूमेरिकल है और डिस्क्रीट है। गॉट इट? तो ये फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम हो गया। और अपने को बहुत अच्छे से पता है कि हिस्टोग्राम्स में जहां पे आप देख लो यहाँ पे गैप नहीं है ना, वो हिस्टोग्राम है। समझ आना, यहाँ पे गैप नहीं है, हिस्टोग्राम है। यहाँ पे गैप आ गया तो बार ग्राफ है। ओके, गॉट इट? कोई डाउट बताओ, बताओ बताओ बताओ। समझ में आ रहा है सबको पक्का? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सो तो नहीं गए? ओके ओके ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आए लेकिन ये मिस हो गए। अब लोड हुई स्क्रीन। एनी एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम अंडरस्टैंडिंग, ओवरफिटिंग बाद में देखेंगे, अभी का टॉपिक नहीं है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूज द मैथ, पाइथन। ठीक है, विच इज मोर सफिशिएंट टू यूज बार ग्राफ और पाई चार्ट। एफिशिएंसी और सफिशिएंट नहीं देखा जाएगा, आपको ये देखना है। ओके, आपको ये देखना है यहाँ पर। लेट मी आंसर सम फ्यू क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि अभी अब स्क्रीन लोड हुई है। ठीक है, विच इज सफिशिएंट टू यूज बार ग्राफ और पाई चार्ट। सफिशिएंसी एफिशिएंसी नहीं देखनी है, अपने को यहाँ पे देखना है कि कौन से यूज केस में अपने को क्या यूज करना है। ओके, ये चीज अपने को देखनी है। ठीक है, स्कैटर इज ओनली यूज फॉर द कंटिन्यूस डेटा। राइट, बिल्कुल कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग क्या होता है अपन बाद में देखेंगे, अभी आउट ऑफ क्लास एजेंडा है ये, तो इसलिए इन एजेंडा क्वेश्चंस नहीं है ये। सो दैट यू एक्सटेंडेड लाइन फॉर द टेम्परेचर एक्सिस अवर ग्राफ। ठीक है, व्हाट इज बायस आउट ऑफ क्लास एजेंडा क्वेश्चन रिलेटेड एग्जांपल पूछें, ट्राई करते हैं। ओके, विच यू आर गोइंग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, मैं हिस्टोग्राम रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल ये लिंक आपको मिलेगा। डेटा विजुअलाइजेशन अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन स्टैक्स पढ़ रहे हैं, बाद में अपन ये सब कुछ देखेंगे। गॉट इट? आई थिंक सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए। सॉरी गाइस, अभी स्क्रीन लोड हुई, सारे क्वेश्चंस अभी आए। ओके, बात करनी पड़ेगी जो हो वालों से, कैसे हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्क्रीन विजिबल गाइस, प्लीज रिस्पॉन्स।
ओके, थैंक यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में बेसिक है कि रिपीटिव वैल्यूज होती है तो मेरे को पता लगना चाहिए कि पर्टिकुलर वैल्यू है वो कितनी बार आई है, तो इसके लिए अपन फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम लगाते हैं। ये स्कोर्स है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। गॉट इट? सिंपल सा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया। स्टीम एंड लिफ्ट फ्लोट्स का कोई सेंस नहीं बनता है अभी के लिए। ठीक है, देखेंगे अपन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अगर इसमें कुछ अच्छा इससे। नहीं नहीं, अभी के लिए सही नहीं है ये, अपन इसको बाद में देखेंगे। कम्युलेटिव का भी अभी कोई सेंस नहीं बनता है, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है, ठीक है, एक सेकेंड, जो डेटा है अपना आउटलायर्स की, ठीक है ना, आउटलायर्स की बारी आती है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग डेटा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद ऊपर वाले पे जाते हैं। ठीक है, यूनिवेरिएंट एंड बाई वेरिएंट। यूनिवेरिएंट का मतलब नाम से पता चल रहा है कि 1 वेरिएबल, बाई वेरिएंट मतलब 2 वेरिएबल। ठीक है, टाइम, यहाँ पे खाली टाइम ही है तो ये हो गया यूनिवेरिएबल। ठीक है, पपीज का वेट, ठीक है, यूनिवेरिएबल। ठीक है, अब अपने को अगर बाई वेरिएंट की बात करें तो अपने एग्जांपल लिखा था सेल्स और टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर एंड सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया बाई वेरिएंट, स्कैटर प्लॉट से पता चलता है अपने को। ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। गॉट इट? और उसके अलावा कुछ भी नहीं है अपने पास, बस यही बेसिक है। अब अगर अपन आउटलायर की बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब ये देखो, मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल सैलरी है इंडिया की। ठीक है ना, इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी है। चलो, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो जाएगा ये। अपन बात करते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, उसमें 50 लोग काम करते हैं। ठीक है, उस 50 लोग में मैंने सबकी सैलरी डाल दी। ठीक है, उस सैलरी के अंदर डेटा कुछ ऐसा था, समझो। ठीक है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 35,000, ठीक है, 50,000, 45। ठीक है, फिर सडनली मैंने क्या दिया, कंपनी के सीईओ को डाल दिया। ठीक है, कंपनी के सीईओ की सैलरी 95,000। अब क्या हो रहा है, जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स है ना, या मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज है ना, उसका डेटा यहाँ पर है, लेकिन एक ऐसा बंदा आ गया जिसका जो डेटा है ना वो यहाँ है, आउट ऑफ दिस। देखो कितना डिफरेंस है, उसको बोलेंगे आउटलायर। उसके अलावा कुछ नहीं। आउटलायर्स आर द वैल्यू दैट लाई आउटसाइड द अदर वैल्यूज। सिंपल, आगे और देखते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये कुछ 4-5 बंदे हैं जिन्होंने लॉन्ग जंप किया था। लगभग सबकी वैल्यूज जो थी ना वो जीरो के इधर थी। एक ही बंदा था जिसकी माइनस में चली गई। ठीक है, तो ये आउटलायर्स हो गया। गॉट इट? सिंपल, ये आउटलायर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अपना कुछ भी नहीं है, उसको अपन बोलेंगे आउटलायर। ठीक है, सिंपल सा है कि आउटसाइड द पर्टिकुलर डेटा वैल्यूज, आउटलायर। गॉट इट? तक क्लियर? ठीक है, कोरिलेशन अपन ने देख लिया है, वापस देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोरिलेशन देखने में। पॉजिटिव है, डेटा इंक्रीज हो रहा है तो, डेटा इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो वेरिएबल्स में, मतलब बाई वेरिएंट में रिलेशन फाइंड आउट करना कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो प्लस, सॉरी माइनस, पॉजिटिव है तो प्लस, और क्या वैल्यू है, वैल्यू कैसे पता चलेगी, 1 से -1। ठीक है, ये देखो, 1 इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 कोई रिलेशन नहीं है, -1 नेगेटिव रिलेशन। ओके, ये देखो फैक्ट कि मैंने कैलकुलेट किया कोरिलेशन कितना है। ठीक है, तो मेरे को पता चला 0.97, तो अच्छा कोरिलेशन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पे होता है कोरिलेशन की समाप्ति। यहां तक अगर वापस पूछना हो किसको डाउट है तो बताइए। बताइए, कोई डाउट? आपको समझ में आया? सही है भाई, बहुत सही जा रहे हैं बच्चे, होशियार हो रहे हैं हमारे।
बिल्कुल कोरिलेशन वापस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, कोरिलेशन बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? बार ग्राफ आ गया, हिस्टोग्राम आ गया। ओके, शॉर्ट समरी आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से आराम से पढ़िएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोरिलेशन सिंपल है, दो वेरिएबल्स है अपने पास, ठीक है ना, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है कि पर्टिकुलर वेरिएबल का फर्स्ट वेरिएबल का सेकंड वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट है। आउटलायर्स एक्सट्रीम वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं आउटलायर्स में, नो डाउट इन दैट वन। ओके, कोरिलेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर कॉलम का सेकंड कॉलम पे के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे आपका आपके भाई बहन के साथ क्या रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन है। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? अपन जाते हैं ना ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वैसे पता चलता है ना। ठीक है, और कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है तो डीएनए की वैल्यू से पता चलता है। तो यहाँ पर भी वही है, पर्टिकुलर एक कॉलम, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक कॉलम के साथ अगर मेरे को चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा? टेल मी, कैसे करूंगा? कोरिलेशन निकालूंगा। कोरिलेशन निकला मतलब पर्टिकुलर एक स्कैटर प्लॉट में ड्रॉ करूंगा पर्टिकुलर दो कॉलम्स के बीच में, तो मेरे को पता चलेगा। एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ठीक है, correlation is best described by the regression. Regression is something else. Okay, correlation is a technique that give you two relationship between two variables. That relationship can be either positive or negative. That's it, nothing else. Got it? ठीक है, एग्जांपल दे रहा था जो मैं आपको। वीडियो पॉज हो रही है, अटक रही है, मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। एग्जांपल गाइस, एग्जांपल ये है, जब आईपीएल आते हैं, ठीक है, मैच चल रहे हैं और उस समय स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कलेक्ट किए गए और आईपीएल का टाइम देखा गया। ठीक है, या अपन बोलते हैं आईपीएल समझो अगस्त में आए और आपके एग्जाम्स भी अगस्त में थे, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद एग्जाम हुए दिसंबर या जनवरी में। ठीक है ना, तो दोनों के डेटा को क्या कंपेयर किया गया। ठीक है, अब कंपेयर किया गया कि जब स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे दिसंबर में और जो अगस्त में, दोनों में बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो अपने को पता कैसे चले कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में रिलेशन किस चीज का है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें निकाली जाएगी। ठीक है ना, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसी चीजें देखेंगे अपन कि किससे इनका रिलेशन हो रहा है। ठीक है, वो अपन को देखना पड़ेगा कि इनका रिलेशन किससे हो रहा है। तो अपन कैसे देखेंगे? मैं क्या करूंगा, मैं तो एक ही चीज करूंगा ना कि अगस्त में क्या क्या हुआ था। ठीक है, उससे ही पता चलेगा मेरे को। आपके मार्क्स तो मैंने निकाल दिए, लेकिन अगस्त में क्या क्या हो रहा है वो मेरे को पता लगाना पड़ेगा ना। तो वो कैसे पता लगाऊंगा मैं? ठीक है, मैं देखूंगा यार अगस्त में क्या क्या हुआ था। एक तो राखी होती है, इंडिपेंडेंस होते हैं, आईपीएल होता है, किसी घर में शादी है तो दूसरों के मार्क्स क्यों कम हो रहे हैं। तो एक कॉमन फैक्टर निकला आईपीएल। अब इस आईपीएल का इम्पैक्ट एक्चुअल में स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर है क्या? फिर मैं क्या करूंगा, एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करूंगा और कोरिलेशन, मैं कोरिलेशन की वैल्यू निकालूंगा। कोरिलेशन की वैल्यू निकली तो पता चल जाएगा मेरे को। और अगर सही में ऐसी बात है तो कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है, 0 से लेके -1 के बीच में होगी तो नेगेटिव है। तो इसको बोलेंगे कि कोरिलेशन है या नहीं है। अगर है तो कितना है और कितना है और किस डायरेक्शन में है, ये देखना अपने लिए बहुत जरूरी है। ओके, गॉट इट गाइस? क्लियर कोरिलेशन क्या होता है? ओके गाइस, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, डेटा हो गया, शो कैसे करते हैं डेटा को। ठीक है ना, अब मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। स्क्रीन आई थिंक विजिबल है, वीडियो मैंने बंद किया है क्योंकि लैगिंग हो रहा है काफी नेटवर्क का। ओके,
अब फाइंडिंग द सेंटर वैल्यू, एक्चुअली सेंटर वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, वी हैव द टू और मोर नंबर्स, इट इज नाइस टू फाइंड अ सेंटर कि एवरेज वैल्यू क्या है। जैसे मेरे पास टू नंबर्स है ना, 3 और 7, इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 5, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके मार्क्स है, एक सेकेंड, if the value is positive then it is correlated, if value is negative there is no correlation, नहीं नहीं नहीं, this is not the case। अगर वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोरिलेशन नहीं है, वो कंडीशन होगी जब आपकी जो वैल्यू होगी वो जीरो आएगी। नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका जो रिलेशन है पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल्स के बीच में या कॉलम्स के बीच में, वो नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो सेकंड वैल्यू क्या है, डिक्रीज होगी, उसको बोलेंगे नेगेटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो सेकंड कॉलम और सेकंड वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो वो पॉजिटिव है। नो कोरिलेशन का मतलब है जीरो वैल्यू, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है डेटा के ऊपर, उसको बोलेंगे नो कोरिलेशन। गॉट इट? आई थिंक योर आंसर्स, योर क्वेश्चंस हैज बीन सॉल्व। ओके, थैंक यू, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो अपन कहाँ पे थे कि अपन ये देख रहे थे, अपन क्या देख रहे थे, ये तो बहुत, हाँ ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में अपन देख रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल आपसे पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं क्लास में, आपने बोला यार 60% बने मेरे, तो बोल चल ठीक है, तो बोले एवरेज कितने बने। अब एवरेज का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्या हो गया, एवरेज नंबर, कि एवरेज कितने बने, आपने बताया एवरेज बने 80, तो आपके 60 बने और एवरेज 80 है, तो आप काफी दूर हो ना एवरेज से, तो 20% दूर हो, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुई, 80 हुई ना, कि सेंटर क्या है 80। ओके, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। अब वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके क्या तीन तरीके हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है इसको, इसके तीन तरीके हैं। ओके, देयर आर थ्री वेज आर देयर। ओके, लेट्स सी व्हाट आर दे वेज। मीन, okay, this is a one way, median, this is the second way, okay, and mode, this is the third way। okay, now we will see one by one every way। okay, mean अपने को सबको पता है, total number of the values divided by the number of the values। so अब uncle Bobs want to know the average age at the party to choose an activity। they are the 6 kids, 13 age, 5 babies, age 1। एवरेज मेरे को पता लगानी है, तो मेरे को पता चला कि जो मीन है वो है 7.5। सो 7.5 हो गया अपना, ठीक है, एवरेज इतने हैं, ठीक है। अब मीन वाज एक्यूरेट, ठीक है ना, बट इन दिस केस इट इज नॉट यूजफुल। क्यों यूजफुल नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको डिसाइड करना है कि मैं कौन सा, मतलब नहीं टॉय रखूं या कुछ ऐसा गेम रखूं, ठीक है ना, लेकिन ये काम नहीं आया, बिकॉज द 13 year old आर एम्बरेंस, ठीक है ना, एंड 1 year olds कैन नॉट जंप। क्यों, क्योंकि अगर मैं जंपिंग कैस्टल रखूंगा तो कैसे पॉसिबल 1 year old का बेबी वहां पे इसको जंप करेगा, और 13 year old के तो बहुत काफी बड़े होते हैं। तो अपन ने मीन निकाला लेकिन काम नहीं आया, ठीक है ना। अब अपन सेकंड जो है मीडियन, वो देखते हैं वो काम का है क्या। ओके, सिंपली पुट ऑल द, ठीक है, मीडियन सबको पता है, असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद मीन वैल्यू, मिडिल वैल्यू जो होती है, ठीक है, उससे अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 13, तो लेट्स हैव द डिस्को। अब डिस्को कैसे रखेंगे बाबा, ठीक है, डिस्को रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते ना, कैसे रखेंगे, बच्चे 1 साल वाले बच्चे कैसे नाचेंगे डिस्को में, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी काम का नहीं रहा। अब अपन मोड देखेंगे, मोड का मतलब क्या है कि यहां पर, ठीक है, जो 13 है वो 6 टाइम्स है, जो 1 है वो 5 टाइम्स है, तो मोड कितना हो गया, जो ज्यादा बार आते हैं, तो 13 हो गया, ठीक है। तो व्हेन देयर इज टू मोड्स बायनोमल, दो मोड्स आ जाते हैं तो अपन बाय मॉडल बोलते हैं उसको, ठीक है, वो अलग पार्ट है। तो यहाँ पे ये 13 आ रहा है, और यहाँ पे जो मीडियन है वो भी 13 ही आ रहा है, तो अपने को कुछ ऐसा गेम देखना पड़ेगा जो 13 के रेंज में आ सके। गॉट इट, ठीक है।
तो वो अब उनका लुकआउट है, वो देखेंगे, बॉब अंकल को देखना पड़ेगा, बात करेंगे अपन, जो उनको गेम रखना है वो रखेंगे। ठीक है, आउटलायर्स अपन ने देखे थे। आउटलायर्स क्या होते हैं? ठीक है, जो आउटसाइड द पर्टिकुलर रेंज ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, 3 4 5 एंड 104। अब इसमें बहुत एक ट्रिकी चीज है जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब। तीन है अपने पास वैल्यू, कैलकुलेशन, मीन, मीडियन एंड मोड, सेंट्रल टेंडेंसी बताने के लिए पर्टिकुलर कॉलम की या पर्टिकुलर डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी की, मोस्ट ऑफ द डेटा कहां पर है। ठीक है, और आप कितना दूर हो एवरेज से या मीन से। ठीक है, जैसे एवरेज कितना था 80%, आपके 60%, बहुत दूर है बाबा, तू तो बहुत दूर है। 75% ठीक है, एवरेज के पास में है, मतलब ठीक है तू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 40%, अरे भाई क्या कर रहा है, पढ़ ले। ठीक है, ये है सीन। ठीक है, सो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड एंड मीडियम की पता चली। आउटलायर्स, अब अपन आउटलायर्स की बात करेंगे। यहां तक कुछ डाउट? ऑल क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्स गाइस। वीडियो एक्चुअली लैगिंग है काफी, इसलिए मैंने बंद कर रखा है। ओके ओके, अब आउटलायर में बहुत मैजिक है, बहुत ध्यान रखना है आपको, और याद रखनी चीजें, ये मैं श्योर है कि शेयर करूंगा डेटा आपके साथ, जैसे मैं हमेशा करता हूं, तो आप आराम से पढ़िएगा। 3 4 5 104, यहाँ पे मीन कितना है? 24। 24 does not represent the dot numbers as well at all. Without 104 में अगर मैं 104 हटा देता हूं तो मेरे पास मीन कितना आता है? 4। जैसे ही मैंने 104 रखा, मेरा मीन कितना हो गया? 24। भाई बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, एवरेज वैल्यू 24 तो है ही नहीं ना। तो इससे ये पता चलता है कि जो मीन होता है वो इम्पैक्ट करता है बाय द आउटलायर्स। अगर आपके पास आउटलायर है डेटा में, पर्टिकुलर कॉलम में, और अगर आपने मीन निकाला और आपको लग रहा है कि यार मीन थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, तो आप चेक करो कि उसमें आउटलायर्स होंगे। ठीक है, अब जो मीडियम है, मीडियम में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, मोड में भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चलता है। ठीक है ना, आउटलायर्स है नहीं है उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, लेकिन मीन का ऐसा कुछ काम नहीं है, मीडियम और मॉड ठीक है सही चलते हैं। तो वापस से देखेंगे अपन, आउटलायर्स impact the means value but doesn't give the impact on median and mode. ओके, ये आपको याद रखने वाली चीज है। अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन अपने काम नहीं आएगा, तो इसलिए अपन नहीं देखेंगे। मीन, मीडियम, मोड आर द मोस्ट कॉमन वेज टू मेजरिंग द सेंटर वैल्यू, बट दे आर द अदर वेज जो अपन नहीं देखेंगे। अपने लिए 3 मोर देन इनफ है, बहुत अच्छे से काम करते हैं ये। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी अपने को इसके बारे में यहां से पता चल जाएगी। गॉट इट गाइस? कोई भी डाउट हो बताइए। नहीं नहीं नहीं, फाइंड द एवरेज वैल्यू नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी की, मोस्ट ऑफ द डेटा आपका कहां पे लाई कर रहा है। सेंट्रल एवरेज वैल्यू तो आपको मीन से पता चलेगी ना, ऐसा। व्हाई वी आर फाइंडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी? तो देखो, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के रीजंस हैं। रीजंस क्या है आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तो आपको आपका आंसर बहुत जल्दी मिलेगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक अपना वही आ रहा है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, अब एक चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मीन, मीडियम, मोड जो है वो यूज होता है सिंगल वेरिएबल के लिए। सिंगल वेरिएबल का अगर अपने को देखना है कि उसका डेटा किस फॉर्म में चल रहा है, तो उसके लिए अपन मीन, मीडियम, मोड यूज करते हैं। और अगर 2 वेरिएबल्स का देखना है तो आपको याद होगा कि अपन कोरिलेशन यूज करते हैं। गॉट इट? ठीक है, एक और चीज, मीन और मीडियम न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, कैटेगरी के लिए यूज नहीं हो सकता है। और जो मोड है वो कैटेगरी और मीन, कैटेगरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिए यूज हो सकता है। ओके, गॉट इट? नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। थिंक लेट्स सी, अब आई थिंक
लैगिंग नहीं होगा। ओके, आई एम बैक गाइस। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी फिनिश। अब ये जो क्वेश्चंस आपने पूछा था उसका आंसर आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, ठीक है। पहले एक बार रैंडम वेरिएबल्स, एक सेकेंड, लेट मी सी कि यहाँ पे कुछ आपके काम का नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे अपन, मच बेटर। अभी अपन देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले तो अपन वो देखेंगे, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है उसका स्प्रेड आउट कैसे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रखा है अपन ने। ठीक है, पहले तो अपन ने देखा सेंट्रल टेंडेंसी, अब अपन देख रहे हैं कि जो डेटा है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि डेटा आपका कहाँ पे ज्यादा लाए कर रहा है। तो बता सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है प्लीज, फटाफट से 5 सेकंड में। 1 2 3 4, नाइस, बिंगो, गुड गुड गुड, सबको समझ में आ रहा है। हिस्टोग्राम, दैट्स नाइस, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो डेटा मेरा ऐसा है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, यहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है। तो पहले ऐसे ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, यहाँ पे पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या ही किया, ऊपर नीचे हो गया। ओके, गॉट इट। अब बोला क्या जाता है वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि क्या बोला जाता है, डेटा कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सब इस बात को ढंग से सुनेंगे। मशीन लर्निंग के अंदर जो डेटा है वो ये माना जाता है कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खाली एक कंडीशन है, वो ये है कि आपका जो डेटा है वो इस शेप में होना चाहिए। गॉट इट, इस शेप में, इसको बोलते हैं बेल कर्व शेप, और इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। अब इसकी तो ग्राफ से पता चला, अपने को न्यूमेरिकल पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए जो मीन, मीडियम और मोड होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होता है। 50% डेटा यहाँ लाया करता है, 50% डेटा यहाँ लाया करता है। ठीक है, 50% वैल्यूज लेस देन द मीन, 50% वैल्यूज ग्रेटर देन द मीन। ये आपका मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। तीनों वैल्यूज यहाँ पे लाया करती है। वो ढंग से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये मीन है, मीडियन है, मोड है। ठीक है, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%, वैल्यूज आर 50% लेस देन, यहाँ पे है ग्रेटर देन यहाँ पे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट। तो डेटा आपका, अगर मशीन लर्निंग में आप काम कर रहे हो तो आपको देखना होता है कि डेटा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली है या नहीं है। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो उसको नॉर्मली करना पड़ेगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्यों निकालते हैं उसका आंसर अब मिल सकता है जिसने पूछा था। मीन, मीडियन, मोड अगर इक्वल है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है पर्टिकुलर कॉलम का, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। नहीं है तो क्या होता है वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे अपन अभी। ठीक है, ये इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपने लिए कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसने दिया है, नहीं दिया है, लेट मी चेक, 1 सेकेंड। गॉट इट गाइस, समझ में आया यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिक फंडा है, ये आपको करना ही है। ठीक है ना, बेसिक फंडा है। और ये क्यों है वो अपन में आगे बताऊंगा कि क्यों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, इसका भी रीजन है, उसका आंसर आपको मिलेगा कि क्यों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ही अपने को चाहिए। ठीक है, अब देखो डेटा के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं नो स्क्यूनेस या नो स्क्यू, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यू, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यू। अब यार ये स्क्यू क्या होता है ना, स्क्यू का मतलब होता है, सामने लिखा हुआ है मीनिंग इज टेंड्स टू हैव द लॉन्ग टेल ऑन द वन साइड और अदर। ये देखो यहाँ पे ऐसे गया लेकिन ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसको पहले ये ऊपर जाके नीचे आएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव। और राइट साइड ऊपर है ना,
तो राइट स्क्यूड, ठीक है, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, ठीक है ना, पॉजिटिव है लेकिन लेफ्ट साइड स्क्यूड, ठीक है, ये होता है लेफ्ट साइड क्योंकि आपके लेफ्ट में है, ये आपका राइट है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर होता है, ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है। तो सेंटर में है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, ठीक है, सेंटर में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको कि कहां पर है, राइट में है, सॉरी लेफ्ट में है कि राइट में, तो ये है लेफ्ट, ये है राइट, गॉट इट। अब नेगेटिव स्क्यू, ठीक है, नेगेटिव स्क्यू देखते हैं। नेगेटिव साइड पीक होता है, स्क्यू टू द लेफ्ट बोलते हैं इसको। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या बोला, स्क्यू टू द राइट, हाँ ठीक है, स्क्यू टू द राइट है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसकी वैल्यूज है, ये यहाँ पे गई, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नो स्क्यू, क्यों, क्योंकि बीच में मीन मीडियम मोड अवेलेबल है। पॉजिटिव स्क्यू, ये रहा पॉजिटिव स्क्यू जो यहाँ पर है, इसका मीन यहाँ पे लाई कर रहा है, ओके। ये देखो ग्राफ, ठीक है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अपन। तीन टाइप के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो। नो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखो ये पॉजिटिव स्क्यूड है। पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि इसका जो टेल है वो देखो यहाँ पर है कहीं, तो ये पॉजिटिव है ना, मीन यहाँ पर, ये देखो ये ऊपर गया फिर ऐसे नीचे गया, तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है, ठीक है। स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है स्क्यू फंक्शन, आगे लाइब्रेरीज में भी अपन देखेंगे और आपको स्क्यूनेस पता चल जाएगी, गॉट इट। यहां तक क्लियर सबको, क्योंकि इसके बाद एक और चीज है काफी इंटरेस्टिंग है। सिमुलेटर में अगर कुछ आ रहा हो, क्योंकि जो मेरे को दिखाना है, हाँ मेरे को पता नहीं होगा, ठीक है गाइस, बताइए, ऑल क्लियर। ठीक है, अब एक इमेज है, लेट मी सी, मैंने सेव तो करी थी आप लोगों के लिए, लेट मी सी की है तो नहीं, तो गूगल सर हाउ टू करेक्ट, हाँ कुछ नहीं, सिंपल से फॉर्मूलेस होते हैं लाइब्रेरीज में, वो अपन देखेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव स्क्यू है उसको नॉर्मल कैसे करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूलेस यूज हो जाएंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। और बताइए क्वेश्चंस, निकाल लेते हैं गूगल से, ज्यादा बेटर है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। राइट स्क्यू, लेफ्ट स्क्यू वर्सेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ वैल्यूज है जो मेरे को आपको बतानी है, तो आपको लर्निंग इजी हो जाएगी आपकी। एक सेकेंड गाइस, सॉरी यार थोड़ा टाइम लग रहा है। एक इमेज काफी अच्छी थी, सेव भी करी थी लेकिन अब मिल नहीं रही है। ठीक है, मिल गई मिल गई मिल गई। या लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ओपन इमेज इन बिगर वन, ओके ओके, let me, once it's visible let me know. One second, not posting.
Okay, so here is the image. Is visible? Okay, not visible. Visible ना, ठीक है. ओके, तो पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड मतलब राइट स्क्यूड, क्योंकि ये राइट साइड में स्क्यूड हो रहा है. मैंने थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक किया था, दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट. ओके, स्क्यूड मतलब नीचे की साइड से कहां पे आ रहा है, नॉट अपर की साइड पे. ओके, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड मतलब यहाँ पे नीचे की साइड से जा रहा है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे की साइड से जा रहा है तो लेफ्ट. अब मीन मीडियम मोड से अगर कोई बोले आपको पता लगाना है कि पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव है कि सिमेट्रिकल है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल एक ही बात है, तो ये वैल्यूज होती है. मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. अगर ये वाला ट्रेंड आपको दिख रहा है मीन मीडियम मोड में, तो आपका जो डेटा है वो राइट स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूड है वो बोलेंगे. और अगर मोड इज ग्रेटर देन मीन, सॉरी, मोड इज ग्रेटर देन मीडियम एंड मीडियम इज ग्रेटर देन मीन, अगर ये वाला ट्रेंड है आपके पास, तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मीडियन, मीडियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोड, तो वो होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये एक इमेज है जिससे आपका मीन मीडियम मोड का रिलेशन डेटा में पता चलता है. गॉट इट? मीन मीडियम मोड अपन ने क्यों निकाला, इससे अपन को पता चला कि स्क्यूनेस है. ठीक है, समझना बात को. मीन मीडियम मोड अपन ने इसलिए निकाला कि अपने को पता चले कि डेटा किस फॉर्म में है, किस वे में है. तो अपने को यहाँ पता चला राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, और पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अपने को पता चला. अब सबसे अच्छी बात ये है जो अपने को पता लगानी है कि ये जरूरी क्यों है, इसका रीजन है. अगर डेटा यहां पर ज्यादा है, यहां पे कम है, या यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, तो इससे क्या होगा. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. कुछ टॉपिक्स दिए. टॉपिक्स कुछ ऐसे थे कि मैंने बोला कि आपको मतलब यानी मशीन लर्निंग पढ़ना है. उसमें दो टॉपिक्स थे, ठीक है ना. एक तो टॉपिक है, टॉपिक ए और टॉपिक बी, और फिर उसका आपके बाद आपका फिर उसका टेस्ट होगा. तो आपको मैंने 100 क्वेश्चन से टोटल 100 में से मैंने क्या करा, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया. ठीक है, मैंने क्या किया, ठीक है, ऊपर देखना यहाँ पे, ठीक है, ऊपर एड्रेस बार में पहले वाली कंडीशन में केस 1 में, ठीक है ना, केस 1 में मैंने क्या किया, ये देखिए, केस 1 में मैंने क्या किया, टोटल 100 क्वेश्चन थे ना, 70 क्वेश्चन जो थे ना वो मैंने दे दिए आपको टॉपिक ए के. ठीक है, और 30 क्वेश्चन जो थे वो मैंने दे दिया आपको टॉपिक बी के. तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पाओगे क्या, क्योंकि मैंने टॉपिक बी तो दिया ही नहीं, टॉपिक ए के ज्यादा दे दिए, तो यहाँ पे मैं बायस हो गया. बायस हुआ ना कि टॉपिक ए के मैंने 70 दे दिए, टॉपिक बी के मैंने 30 दे दिए. तो आपको लर्निंग मिल पाएगी क्या, अगर क्वेश्चंस मैं अच्छे से दूंगा आपको, ठीक है, तो वहां पर तो मैं अच्छे से क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको टॉपिक बी के तो मैंने 30 दिए, तो आप कैसे पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, लर्निंग होगी नहीं, और लर्निंग नहीं हुई तो आप आंसर्स कैसे दोगे एग्जाम में. तो इसलिए इसको बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है, इस सिनेरियो को अब इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं. केस 2 क्या हो सकता है, 30 70. तो ये वाला जो केस है ना, ये आप ले लो, आपका है राइट स्क्यूड. क्यों, क्योंकि ठीक है राइट स्क्यूड है, और ये आपका है लेफ्ट स्क्यूड. ठीक है, ये लेफ्ट स्क्यू ये रहा अपना, और राइट स्क्यू ये रहा. यहाँ पे टॉपिक बी के 30 है, यहाँ पे टॉपिक ए के 30 है. तो क्वेश्चंस पूरे मिले नहीं, क्वेश्चंस पूरे मिले नहीं तो लर्निंग पूरी होगी नहीं. आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने किसके दे दिए, 30 के दे दिए, तो मैं बायस हो गया. सॉरी, टॉपिक ए के दे दिए 70 और यहाँ पे टॉपिक बी के दे दिए 70. ठीक है, तो दोनों कंडीशन में मैं कभी यहाँ बायस हो रहा हूँ, कभी यहाँ बायस हो रहा हूँ. तो मेरे को ये बायसनेस पूरा सही रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा, जो होगा केस 3 50 ए के लिए और 50 बी के लिए, तब जाके आपकी लर्निंग प्रॉपर होगी. गॉट इट गाइस? ये रीजन है. ये देखिए मैंने इसमें डाला है, जिसको विजिबल नहीं था. केस ए 70
ओके 70 टॉपिक ए के, 30 टॉपिक बी के, राइट स्क्यूड मान लो, 30 टॉपिक ए के, 70 टॉपिक बी के लेफ्ट स्क्यूड। अब मेरे को उसको चेंज करना है बिल्कुल 50-50 में। क्यों? अगर कम क्वेश्चंस होंगे तो आपकी लर्निंग कम होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी, तो क्वेश्चंस आएंगे तो आप अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे। तो वो पता लगाने के लिए कि सही में है कि नहीं है, पर्टिकुलर कॉलम का डेटा पर्टिकुलर फॉर्म में है नहीं है, डेटा अपने को सही मिला है कि नहीं मिला है, तो उसके लिए अपने को मीन मीडियन मोड यूज करना होता है। फिर उसके अलावा ही अपने को पता चल पाता है। गॉट इट गाइस? यहां तक क्लियर? कुछ भी डाउट हो अभी पूछिए, आई एम हियर। ऑल क्लियर? समझ में आया मीन मीडियम मोड अपन क्यों निकालते हैं, क्यों नहीं करते हैं? कैसा लगा, मतलब समझ में आया ना? सही से बताओ, थोड़ा इमोजीज से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है एक ही बंदा हो या एक ही कोई गर्ल हो जो इमोजीज दे रही है या दे रहे हैं। यस, मीन्स द बेल शेप कर्व शुड बी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, बिल्कुल। ओके, अंडरस्टूड। लैगिंग है आज काफी वीडियो। What about others? Because we have 56 students and only 3 and 5 are active. Yes, yes, सबका लिंक मिलेगा बाबा, सबका लिंक। Okay, got it? We are lucky. Why you are lucky? I didn't get you. Why you are lucky? पहले तो मेरे को ये समझना है। कुछ ऐसा है बताना चाह रहे हो? बताओ कुछ। ओके, आंसर नहीं आया व्हाई वी आर लकी। ओके, नो इशू। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अपने को अगर कुछ और भी है क्या जिसकी हेल्प से अपने को पता चले कि डेटा कैन वी फाइंड द अनबायस्ड फ्रॉम द स्कैटर प्लॉट। यस, आपको पता चलेगा, हिस्टोग्राम से ज्यादा पता चलेगा रेदर देन दिस। ओके, व्हाई वी आर लकी? बिकॉज वी हैव you to sir your teaching methods. Okay, that's thank you so much guys। अब मेरे को सुन के अच्छा लगा कि आपको अच्छा लग रहा है, बस आज का दिन बन गया। अब मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिससे अपने को पता चलता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, और वेरिएंस। ठीक है, मेजर ऑफ स्प्रेडनेस ऑफ द डेटा। ठीक है, अभी देखो रेंज है लोवेस्ट एंड हाईएस्ट 46937, लोवेस्ट वैल्यू 3, हाईएस्ट वैल्यू 9। 3 4 5 6 7 8 9, रेंज कितनी हो गई मेरी? 9 - 3 6। सिंपल, सबको पता है, नॉर्मल है। ठीक है, पर ऐसा कुछ देखते हैं जो अपने काम का हो, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बहुत मैसअप कर रखी है चीजों को। स्टैंडर्ड डेविएशन आई थिंक सबको पता है, मीन मीडियन मोड, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पता लगाता है कि स्प्रेड आउट कितना है आपके नंबर्स का। ठीक है, और जब अपन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट कर देते हैं तो वो वेरिएंस हो जाता है। ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द मीन। ठीक है, अपने को पता है सबको। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये डॉगीज, इनको डॉगीज काफी पसंद है, सब डॉगीज ही रखते हैं। ठीक है, ये डॉगीज है कोई, ये बड़ा वाला डॉगी सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा। तो ऐसा कुछ इन्होंने डेटा रखा है। अब सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला कि अपन मीन निकालेंगे। भाई मीन निकाल दिया, एवरेज कितनी आ रही है हाइट? 394 मतलब एवरेज हाइट इतनी है। फिर उन्होंने क्या करा, कैलकुलेट ईच डिफरेंस फ्रॉम द मीन
वेरिएंस निकाल दिया, वेरिएंस इतना आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन में अपन नहीं जाएंगे, अपन डायरेक्ट देखेंगे कि वैल्यूज क्या आ रही है। 147 स्टैंडर्ड डेविएशन यूजफुल है। नाउ वी कैन शो द हाइट्स विद इन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मीन। ठीक है, अब आप देखो, ये है ग्रीन लाइन जो है आपकी, ठीक है, अपन ने ऊपर ली थी ग्रीन लाइन, वो आपकी मीन है। ठीक है, अब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, वो मीन से कितना दूर है वो पता लगता है। ठीक है, अभी देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दूर है, 147 मिलीमीटर। ठीक है, मीन मीन कितना था, 394। ठीक है, अगर अपन 394, ठीक है ना, 47 ना दूर है अपना। ठीक है, अभी अपन कर क्यों रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। Standard deviation, we have the standard way to knowing which is the normal or what is the normal and what is the extra large or extra small. ठीक है, तो अपने को क्या पता चला, अपने को ये पता चला कि कुछ पर्टिकुलर है जो काफी बड़े हैं और कुछ पर्टिकुलर है काफी छोटे हैं, क्योंकि जो मीन से कितना दूर है और मीन से कितना पास है। ठीक है, तो जो ज्यादा पास होंगे तो उनका अलग वैल्यू निकलेगा, जो ज्यादा दूर होंगे उनका अलग वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसको और डीप में समझते हैं अपन। ठीक है, लेट मी टेक द गुड एग्जांपल, अगर इन्होंने दिया हो, नहीं तो अपन ऑनलाइन निकालते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। लेट मी सी। ओके, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अपने को पता चल गया कि स्प्रेड आउट कितना है डेटा का। अब ये देखो, अपन ने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो अपन ने क्या किया, अपन को देखना है कि कैसा है डेटा। ओके, so 68% वैल्यूज विद इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। इसका मतलब क्या है कि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और मैंने मीन भी निकाला। समझो, मीन आया अपना पहले वाली वैल्यू में 394। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 147, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है और विथ इन है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपन मीन में है और 3 है, तो अगर 3 है मतलब 99.9 99.7 वैल्यूज विद इन दैट रेंज, 95 वैल्यूज विद इन दैट रेंज। ओके, तो ये डिफरेंस है, और तो मेजरली आपका काम इसी से हो जाएगा। ठीक है, और वेरिएंस अपने को पता है कि अपन स्क्वायर रूट कर देंगे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो अपना काम हो जाएगा, अपने को वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन को 5 चीजें हैं जिससे अपने को काफी कुछ पता चला है। उन काफी कुछ से अपन को क्या पता चलेगा, स्प्रेडनेस डेटा का, डेटा किस स्प्रेड में है, क्या फॉर्म है, मीन वैल्यू क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू, वेरिएंस क्या है, मीडियन क्या है, ये सब अपने को पता चलेगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, ये बेल कर्व आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा डेटा रहता है। ठीक है, मेजरली कहाँ पर है, तो ये लिंक है, आपको मिलेगा, आप आराम से इसको गो थ्रू कीजिएगा। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चंस पूछिए, कुछ किसी को डाउट हो। Let me just switch on the camera. Let's see the lagging is there. No, अभी तो नहीं है। ठीक है, बढ़िया। Yes guys, questions please. Let me see अगर कुछ छूटा हो तो। अपन ने डेटा कवर कर लिया, डिस्क्रीट हो गया, हाउ टू शो डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी देख लिया, ओके, स्प्रेड देख लिया, मेजर ऑफ द स्प्रेड, ओके, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। ओके, रैंडम वेरिएबल्स हैं जो अपन प्रोबेबिलिटी में देखेंगे तो ज्यादा सही है, आज नहीं तो काफी कुछ मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, अब अपन देखते हैं कुछ नई चीज। स्क्रीन सबको विजिबल है, कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए प्लीज। यहाँ तक सबको क्लियर, प्लीज रिस्पॉन्स गाइस।
ओके, क्वार्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वार्टाइल्स, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना अगेन, ठीक है। सबसे पहले तो इसको एक रेंज में लिया, ठीक है, पर्टिकुलर रेंज में लिया इसको। जब अपन पर्टिकुलर नंबर्स को 4 इक्वल पार्ट्स में जब कट करते हैं तो उनको कट्स को अपन बोलते हैं क्वार्टाइल्स। ओके, ये देखो 2 4 4 5 6 7 8, Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q2 मिडिल क्वार्टाइल, Q3 अपर क्वार्टाइल। ओके, Q1 कितना है, ये रहा 4, Q2 मीडियम 4, Q3 7, अपन देखेंगे आगे। ओके, 1 second guys, 1 second. Okay, sir, all information other than unbiased, sir, what all information other than unbiased data can be seen and other information that we can see? आपको अगर बेल शेप के अलावा मीन, मीडियम, मोड पता चलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा, और मेन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने को डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए ही अपन बेल कर्व यूज करते हैं, डेटा कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका राइट स्क्यूड है नहीं है, और उसके अलावा और अगर देखना है तो अपन अभी वही देख रहे हैं कि मैं उसको कट करके कि Q1 में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको मैं कट कर दूंगा, ठीक है। एक ग्राफ दिखाता हूं, एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर उससे भी ज्यादा अच्छा है। ओके, लेट्स सी, एक ग्राफ है जिससे आपको पता चलेगा, ठीक है। एक सेकंड गाइस, नो स्टैंडर्ड डिवीजन नॉर्मल, ये देखो एक सेकंड, ग्राफ ग्राफ, ये देखिए बेल कर्व सबको विजिबल है, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूं, what all information other than the unbiased of the data can be seen or find uses the bell shape? ओके, तो वो क्या क्या मिल सकती है, उसका आंसर ये रहा। ये देखिए, ये बेल कर्व मैंने कर दिया, ये बेल कर्व नहीं था तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये देखो, मैं बता सकता हूं कि मेरा मोस्ट ऑफ द डेटा कहां पे लाई कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, मतलब 99% डेटा यहां पर है, ठीक है। ये देखो 95 डेटा मेरा यहाँ तक है, 90% डेटा यहाँ तक है, 80% डेटा मेरा यहाँ तक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको बताना पड़ता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं 70 से 80 के बीच में, तो कितने परसेंटेज ऑफ है, तो आप कैसे बताओगे, डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, ठीक है। ये देखो कि इससे मेरे को पता चलेगा कि 60% ऑफ डेटा मेरा यहाँ है, 90% ऑफ डेटा मेरा यहाँ है, 99.7% मेरा डेटा यहाँ पर है। तो आपको परसेंटेज पता चलेंगे, उन परसेंटेज से आप बता सकते हो। एग्जांपल 95% ऑफ स्टूडेंट्स एट स्कूल आर बिटवीन 1.1 मिलीमीटर टू 1.7 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि कितने आ रहे हैं, ठीक है ना, कितना परसेंट ऑफ डेटा आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखो, ये नहीं काम का है, इसको छोड़ दो, इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। गॉट इट, परसेंटेज में पता चलेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब देखो ना, यहाँ पर ही पूछ लिया ना कि स्टूडेंट्स स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, उनका पर्टिकुलर रेंज, इस रेंज में कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, परसेंटेज में बताओ, नंबर में नहीं। तो उसके लिए बहुत इजी, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देना, आपको पता चल जाएगा। गॉट इट, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, thank you for the question, really nice question, keep it up, you are thinking, it means that's like very good sign, like you guys are studying, that's very nice. Okay, क्वार्टाइल्स में देखते हैं अपन अब, क्वार्टाइल्स where this quartiles find out, this is a quartiles, इक्वल पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करा, ठीक है, ये हो गया इक्वल पार्ट में। अब अपन लिखते हैं, ये रहा क्वार्टाइल्स, 4 पार्ट में डिवाइड करा, मतलब 25%, 25%, 25%, 25%। बट ये हो गया 0 से Q1, ये 25, दिस 25, दिस 25, दिस 25। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है Q3 माइनस Q1 या
Q1 से लेके Q3 तक, उसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, जहां पे आपका 50% डेटा आता है। अब आपको कोई पूछे कि 50% ऑफ डेटा कहां पर है आपका, बताओ, बस इतना बता दो कि स्टूडेंट्स 50% ऑफ स्टूडेंट्स की एज कितनी है या हाइट कितनी है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ये ग्राफ बनाओगे और Q1 माइनस Q1 Q2 Q3 Q4 Q3 निकालोगे, उसके बाद Q3 माइनस Q1 करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखो, इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर इसकी निकालनी है तो 3 है, Q3 माइनस Q1, 3। गॉट इट। अब इसके लिए ग्राफ होता है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, लैब 1 सेकेंड लैगिंग है काफी, लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। नो नो गाइस, लेक्चर इज नॉट फिनिश, आई एम हियर ओनली। बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेस और ऐसा भी हो सकता है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अगर मशीन लर्निंग की बात करूं तो अभी तो मैंने शुरू किया है, तो अभी कैसे खत्म हो जाएगा। बस साथ में बने रहना, छोड़ के मत जाना बीच में, ठीक है। तो Q1 Q3 Q4 अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन ग्राफ हो तो बहुत बढ़िया, तो इसके लिए होता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ओके। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, जिसको बॉक्स प्लॉट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, लोवेस्ट वैल्यू उसकी यहाँ होती है, Q1 यहाँ पर, Q2 मिड में, Q3 यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अब पुट देम इन ऑर्डर, इन सबको मैंने ऑर्डर में डाल दिया, हो गया बाबा। कट इनटू 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स में आ गए। Q1 Q2 Q3, लोवेस्ट वैल्यू 18, हाईएस्ट वैल्यू 14। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज 11, और इसको अगर यहाँ पे डालूं तो देखो, लोवेस्ट वैल्यू 3, हाईएस्ट वैल्यू 18, ठीक है ना। मिड वैल्यू ये देखो आ गई, इसको इसमें से करेंगे तो अपना 11 आएगा, इसमें कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि Q1 माइनस Q3 होता है ना, इसलिए। अब अगर मैं Q1 देखूं तो Q1 ये होता है मेरा, Q2 मेरा 10.5 है, Q3 मेरा ये है, तो लोवेस्ट Q1 Q2 Q3 एंड हाईएस्ट, और इंटरक्वार्टाइल Q3 माइनस Q1, सिंपल, खत्म। ये होता है बॉक्स प्लॉट। लेकिन काम क्या आता है, ये तो बाबा अपन बना तो दिया सर, लेकिन मेरा काम क्या आएगा ये तो बताओ। बहुत सिंपल है, कल को तुमसे कोई पूछे कि मेरे को बताओ 50% ऑफ डेटा कहां पर है, ठीक है, मिड का 50% ऑफ डेटा कहां है, ठीक है, स्टार्टिंग का 50% कहां है, लास्ट का 50% कहां है, तो आप यहां से निकाल सकते हो बॉक्स प्लॉट से। गॉट इट। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं काफी अच्छे हैं, बैठ के करना। हमारा असाइनमेंट तो आएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं। एग्जांपल ले लो, क्वेश्चन नंबर 4, what is the interquartile range for the information shown in the above box and whisker? Interquartile range Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, Q3 ये रहा, Q3 माइनस Q1, 9 माइनस 4 कितना होता है? 5। 5। Oh well done, you are too good.
गॉट इट? कितना अच्छा है देखो क्वेश्चंस, तो आपको खुद को प्रैक्टिस होगी। गॉट इट गाइस? अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? चलो बहुत बढ़िया। Percentile and percentage difference in simple words, so that is related to the probability, so we will go that question in the probability. Okay, that's much better. Yeah guys, question time. ठीक है, लेक्चर अब फिनिश हुआ है, कोई भागेगा नहीं। ठीक है, वोटिंग देनी है सबको, कोई भागेगा नहीं। चलो चलो भागो भागो भागो, दोस्त बुला रहा है। ओके, मोस्टली लगभग सब कवर हुआ। अब अपन प्रोबेबिलिटी देखेंगे कल, और तब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको लिंक मैं इधर भी शेयर कर रहा हूँ और स्टडी मटेरियल में भी शेयर हो जाएगा। सब इसको बुकमार्क कर देंगे, कोई भूलेगा नहीं इस लिंक को। एक ये पर्टिकुलर एक ही लिंक है जो मोर देन इनफ है आप सबके लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, खाली एक इस लिंक से अच्छे से पढ़ना। ओके, सबके पास डिस्कॉर्ड लिंक है तो ठीक है, नहीं है तो हम दे देते हैं। ये आपका सारा कंटेंट, रिकॉर्डेड सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ओके, एंड डिस्कॉर्ड लिंक आपको ये रहा। ये डिस्कॉर्ड लिंक, ओके, एंड दिस इज माय आईडी। ओके गाइस, गॉट इट? कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताइए, आई एम हियर। नो क्वेश्चंस? ओके देन, चलो गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इन सब टॉपिक्स की, ग्राफ्स की, जो भी अपन ने देखा है सब 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 पढ़ेंगे। इसको कोई भी नहीं भूलेगा, इस चीज का ध्यान रहे, इस चीज का ध्यान रहे, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इस चीज का सबको ध्यान रहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा, मेरे को आपसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत हो गया ये। ओके गाइस, चलो बाय, टेक केयर। ठीक है, कल मिलते हैं।